तो शुरुआत में एक सवाल है, क्या कभी इतना अकेलापन महसूस हुआ है कि भरी दुनिया में भी लगे कि कोई अपना नहीं है? आवाज जैसे कहीं पहुंच ही नहीं रही और दिल की बातें वो बस खुद तक सीमित रह जाएं, या शायद अपने काम तक। हाँ, ये एहसास मुझे लगता है बहुत से लोगों को कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो महसूस हुआ ही होगा। वो तन्हाई जो भीड़ में भी कम ना हो। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही कहानी पर थोड़ी गहरी नजर डालने वाले हैं। दी पेंटर एंड दी मिस्टिकल डोर के कुछ अंशों से ली गई है ये। अच्छा। एक ऐसे चित्रकार की कहानी है जिसे लोग कहते थे अजीब चित्रकार। अजीब, ये शब्द ही अपने आप में कुछ बताता है। हाँ, तो हम इस कहानी के जरिए अकेलेपन, फिर कला की क्या ताकत है, हकीकत और कल्पना के बीच की वो जो धुंधली सी लकीर है, बिल्कुल, और हमारी अपनी सोच का कितना असर होता है, इन सब पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब मकसद यही है कि इस कहानी से जो मुख्य विचार निकलते हैं उन्हें समझें। सही कहा। और ये कहानी, जैसे आपने कहा, सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ये इंसानी जज्बात और जहन की गहराइयों में एक झलक सी देती है। उस चित्रकार का अजीब होना शायद वही पहला इशारा है ना? हाँ, बिल्कुल। वो अजीब शायद इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ चेहरे नहीं बनाता था। अच्छा। वो चेहरे के पीछे जो खामोशी होती है, आंखों में छिपी हुई, जैसे दिल की धड़कन हो, उसको कैनवस पर उतारता था। कमाल है। मतलब हर लकीर एक एहसास थी। हाँ, हर लकीर एक कहानी कहती थी। तो ये कला का एक, आप कह सकते हैं, अलग ही रूप था, जो शायद आम समझ से थोड़ा परे था। और यही तो शायद कला की खासियत होती है। वो जो दिख रहा है उसके पार देखने की कोशिश करती है। सही। लेकिन हाँ, जब समाज उसे समझ ना पाए तो कलाकार अक्सर अकेला पड़ जाता है। उसके बचपन का जिक्र भी तो इसी अकेलेपन की तरफ इशारा करता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसका बचपन अलग था। मतलब खेलकूद से दूर ही रहता था, बस कागज पर अपनी एक अलग दुनिया बनाने में लगा रहता था। माँ को तो बड़ा नाज था उस पर पिताजी की सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे, कला पेट नहीं भरती, सिर्फ दिल भरती है। अच्छा। और भरा दिल आदमी को भूखा रखता है। यहाँ एक सीधा सा टकराव दिखता है ना, कला की कद्र और दुनिया की जो प्रैक्टिकलिटी है उसके बीच। ये तो बहुत ही आम तनाव है, खासकर ऐसे समाजों में जहाँ कला को अक्सर बस एक शौक या कह लीजिए फिजूल खर्ची समझा जाता है। हाँ, मतलब एक जरूरी काम या इजहार का जरिया नहीं मानते। तो पिताजी की बात हो सकता है उस दौर के सामाजिक दबाव को दिखा रही हो, और वही दबाव पेंटर के अकेलेपन को शायद और बढ़ा देता है। वो दुनिया के लिए तो जी रहा है, पर अपने अंदर की जो आवाज है उसे दबा रहा है। और यही दबाव धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला करता गया। उसकी कला में तो, जैसे आपने कहा, जान थी, पर उसकी अपनी जिंदगी वो बेरंग थी, अकेली थी। और इसी अकेलेपन से मतलब तंग आकर उसने कुछ अलग, कुछ बिल्कुल हटके करने का फैसला किया। क्या? उसने सोचा, मैं वो देखूंगा जिसे दुनिया देखने से डरती है। अच्छा, ये तो एक तरह का विद्रोह हुआ फिर। हाँ, विद्रोह ही था, अपने अकेलेपन के खिलाफ, और शायद उस दुनिया के खिलाफ भी जिसने उसे ठीक से समझा नहीं। विद्रोह भी कह सकते हैं, और शायद एक खोज भी, अपने अकेलेपन का जवाब ढूंढने की कोशिश, या शायद उससे भागने की कोशिश। और इसी खोज में वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो मौत और जिंदगी की बीच की सीमा पर है, एक शमशान घाट। हाँ, शमशान घाट। वहां का माहौल ही अलग होता है। ठंडी हवा, जलते शरीरों का धुआं और एक अजीब सी गहरी खामोशी। सही। और वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो शायद उसकी जिंदगी बदलने वाला था, एक अघोरी साधक। ओहो, अघोरी साधक। उनका किरदार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, कपड़ों से ज्यादा तो राख से ढके हुए, हाथ में इंसानी खोपड़ी लिए। अघोरी साधक अक्सर दुनिया के बनाए जो नियम हैं, जो डर हैं, अटैचमेंट्स हैं, उन सब से परे माने जाते हैं। वो मौत और जिंदगी को एक बिल्कुल अलग नजर से देखते हैं। तो पेंटर का उनसे मिलना, हाँ, ये शायद उसके लिए एक नए दरवाजे का इशारा था। मतलब हकीकत को एक अलग तरह से देखने का दरवाजा। पेंटर ने फिर हिम्मत करके उस अघोरी से पूछा, बाबा, आप इतनी चीजों से डरती क्यों नहीं है? और अघोरी का जवाब बहुत गहरा था। वो कहते हैं, डर और सच में क्या फर्क है? वाह। हमारा दिमाग इतना छोटा है कि वो सिर्फ आगे की दीवार देख सकता है, पीछे का दरवाजा नहीं। ये जवाब तो असल में हमारी सोच की जो सीमाएं हैं उन पर एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल। हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जो हमें सिखाया गया है। अघोरी शायद इशारा कर रहे हैं कि हकीकत के कई पहलू हो सकते हैं
जो हमारी समझ से परे हैं। और फिर वो राख का जिक्र करते हैं ना। हाँ, वो कहते हैं ये राख सिर्फ राख नहीं है। अच्छा, ये ख्वाबों की मिट्टी है। इसमें भूतों की आत्मा नहीं, ख्वाबों की आत्मा है। ख्वाबों की मिट्टी, ये तो बड़ा अनोखा कॉन्सेप्ट है। हाँ, और आगे कहते हैं अगर तुम इसमें अपनी एक बूंद खून मिलाओगे तो ये तुम्हारे ख्वाबों को एक आकार देगा, तुम्हारा एक दरवाजा बनेगा। कमाल है, राख जो अंत का प्रतीक है उसे ख्वाबों की शुरुआत बताया जा रहा है। सही। और खून मिलाने की शर्त, यानी उस ख्वाब को, उस दरवाजे को अपनी जिंदगी, अपनी पहचान से जोड़ना। अघोरी ये भी तो कहते हैं जो दरवाजा खोलेगा उसे उसकी दुनिया दिखेगी, उसकी दुनिया, ना कि किसी और की। ये बात बहुत जरूरी है। हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है। दरवाजा बाहर नहीं खुल रहा है, अंदर खुल रहा है। वो उस व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, डर और कल्पना का ही अक्ष है। तो पेंटर वो राख ले आता है, अपना खून मिलाता है और एक लाल दरवाजा पेंट करता है। और वो दरवाजा सिर्फ पेंटिंग नहीं रहता, वो असली महसूस होता है, गरम, जैसे उसमें जान आ गई हो। ओह, तो इस पॉइंट पर कहानी हकीकत और जादू के बीच की लकीर को पार कर जाती है। हाँ बिल्कुल। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, क्या दिखता है? उसे अपनी परफेक्ट दुनिया दिखती है। एक खूबसूरत बाग, हर तरफ शांति, और वो लड़की जिसे उसने कभी पेंट किया था। अच्छा, वो लड़की? हाँ, और जिससे उसे मोहब्बत थी, वो लड़की उसकी पेंटिंग से निकलकर जिंदा उसके सामने खड़ी है। अरे बाप रे, यहाँ से तो कहानी एक बिल्कुल नए और शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोड़ पर पहुंच गई। हाँ, वो लड़की लेकिन घबराई हुई है, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। पेंटर समझ जाता है कि ये उसकी बनाई हुई दुनिया है, और ये लड़की, ये शायद असली दुनिया से इस ख्वाबों की दुनिया में आ फंसी है। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या ये बस उसकी कल्पना है या किसी और की हकीकत है जो उसकी दुनिया में कैद हो गई है? यही तो इस कहानी का, आप कह सकते हैं, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। बिल्कुल। पेंटा को अपने अकेलेपन का साथी मिल गया, अपनी मोहब्बत मिल गई। हाँ, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो उसने खुद बनाई है। वो उस लड़की के लिए सब कुछ करता है, महल बनाता है, हर ख्वाहिश पूरी करता है, पर क्या ये प्यार असली है या सिर्फ अपनी ही रचना से एक मोह है? हाँ, यही सवाल है। और ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब वो लड़की खुद अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगती है। अच्छा, वो क्या कहती है? वो कहती है, ये सब कितना अच्छा है, लेकिन क्या ये सच है? मुझे अपना घर, अपनी माँ, अपने भाई कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे अपनी पहचान चाहिए। ओह, उसका ये सवाल तो पेंटर के बनाए हुए जन्नत पर एक बड़ी दरार डाल देता है। बिल्कुल। क्योंकि वो लड़की भले ही पेंटर की दुनिया में है, लेकिन उसकी अपनी एक चेतना है, एक अस्तित्व की प्यास है। वो सिर्फ एक कठपुतली नहीं रहना चाहती। सही। ये पेंटर के लिए एक बहुत बड़ा डायलेमा खड़ा करता है। क्या वो अपनी खुशी के लिए उसे कैद रखे या फिर उसकी पहचान की तलाश में उसकी मदद करे? जिसका मतलब शायद उसे खो देना हो सकता है। हाँ बिल्कुल। तो इसी कश्मकश में वो एक शायद गलत रास्ता चुन लेता है। क्या करता है वो? दरवाजे बनाने लगता है दूसरों के लिए। जैसे एक अमीर आदमी के लिए जवानी का दरवाजा, एक दोस्त के लिए उसके मरे हुए माँ बाप से मिलने का दरवाजा। शायद वो इस उम्मीद में था कि वो इस कला को समझकर लड़की को आजाद कर पाएगा। लेकिन यहाँ उसे एक कड़वा सच पता चलता है ना? हाँ, ये दरवाजे कोई अलग बेहतर दुनिया में नहीं ले जाते हैं। तो फिर कहाँ ले जाते हैं? दोस्त के दरवाजे के पीछे उसके माँ बाप की बस बेजान मूर्तियां हैं जो उसकी यादों से बनी हैं। ओह। और वो अमीर आदमी जवानी में नहीं बल्कि अपनी हवस की दुनिया में खोया हुआ है, जो उसे खुशी नहीं दे रही, सिर्फ पछतावा दे रही है। तब उसे अघोरी की वो बात याद आती है, जो दरवाजा खोलेगा उससे उसकी दुनिया दिखेगी। हाँ, ये दरवाजे बाहर नहीं ले जा रहे थे, अंदर ले जाते हैं। हर दरवाजा उस व्यक्ति के अपने मन का आईना है, उसकी अपनी इच्छाएं, उसके डर, उसका अधूरापन। ये एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है वाकई। हम अक्सर बाहर खुशी या एस्केप ढूंढते रहते हैं। जी। लेकिन शायद हमारी दुनिया हमारे अंदर ही बनती है। बिल्कुल। और इस रियलाइजेशन के बाद उसे अपनी परी पर, उस लड़की के अस्तित्व पर भी शक होने लगता है। मतलब कैसा शक? कि क्या वो सचमुच कहीं से आई थी या वो भी उसके अकेलेपन की ही एक उपज थी, एक रचना। ओह, और उसका प्यार क्या था? वो उस लड़की से था या अपने बनाए हुए उस ख्वाब से जो उसका अकेलापन दूर करता था? हाँ, ये तो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा हो गया। बिल्कुल। और इस क्राइसिस का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो लड़की से कहता है, तुम मेरे ख्वाब हो, मेरी कल्पना हो। अरे,
और लड़की क्या कहती है? लड़की का जवाब उसे हिला देता है। वो कहती है, अगर मैं कल्पना हूं तो मुझे इस कैद से आजाद करो, मुझे मेरी याद दिलाओ। बाप रे, ये कॉन्फ्रंटेशन तो उसे तोड़ देता होगा। हाँ, यहाँ दोनों तरफ दर्द है। दर्द? पेंटर का दर्द अपनी रचना को खोने का, हाँ। और लड़की का दर्द अपनी पहचान खोने का, भले ही वो कल्पना ही क्यों ना हो। इसके बाद पेंटर जो करता है वो बहुत ड्रास्टिक है, लेकिन शायद जरूरी भी था। हाँ, वो एक बहुत दर्दनाक फैसला लेता है। अपनी सारी पेंटिंग्स जला देता है, फाड़ देता है, सब कुछ। उसे उस जादू की कला से नफरत होने लगती है जिसने उसे सब कुछ दिया और फिर जैसे सब कुछ छीन भी लिया। और आखिर में वो उस लाल दरवाजे को मिटा देता है, अपनी मोहब्बत, अपनी बनाई दुनिया का दरवाजा। ये एक तरह का कथारसिस है ना, एक शुद्धिकरण जैसा, अपनी बनाई हुई दुनिया को खुद ही नष्ट करना, ताकि शायद असलियत का सामना किया जा सके। हाँ, ये कुर्बानी का एक रूप है, अपने ख्वाब को कुर्बान करना, शायद उस कल्पना की आजादी के लिए ही। और जैसे ही दरवाजा मिटता है, कुछ अजीब होता है। क्या होता है? दीवार से रोशनी निकलती है और वो लड़की, वो असली दुनिया में जमीन पर खड़ी होती है। असली दुनिया में? हाँ, उसके चेहरे से वो ख्याली रंग उतर चुका है। वो अब एक असली इंसान लग रही है। और वो कुछ कहती है? वो कहती है, सब याद आ गया मुझे, मैं मर चुकी थी, लेकिन तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारी बनाई दुनिया में फंस गई थी, शुक्रिया। ओह, यहाँ कहानी एक और परत खोलती है। क्या वो सच में मर चुकी थी और उसकी आत्मा पेंटर के ख्वाब में कैद थी? या ये भी पेंटर के मन का ही एक खेल था, उसे अपने किए का एक जस्टिफिकेशन देने के लिए? हाँ, कहानी इसे खुला छोड़ देती है। और यही इसकी खूबसूरती है शायद। लेकिन नतीजा यह है कि लड़की आजाद है और पेंटर फिर से अकेला। वो लड़की चली जाती है, पेंटर पेंटिंग करना छोड़ देता है, उसका सब कुछ चला गया, उसकी कला, उसकी मोहब्बत, उसकी बनाई दुनिया। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था, अकेलेपन में। लेकिन क्या ये वही अकेलापन था जो पहले था? शायद नहीं। पहले उसका अकेलापन एक कमी थी, एक ना समझे जाने का दर्द था। अब शायद ये एक तजुर्बा है, एक गहरी समझ के साथ आया हुआ अकेलापन है। हाँ। उसने कल्पना की ताकत और उसके खतरे दोनों को महसूस किया है। और कहानी का अंत भी बड़ा दिलचस्प है। कुछ महीने बाद जब वो उदास बैठा है, क्या होता है? वही लड़की वापस आती है असली दुनिया में। अच्छा। वो कहती है कि वो अपने घर गई थी, सबने उसे पहचाना और अब वो पेंटर को अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती है। अरे वाह, ये अंत तो कई सवाल उठाता है। जैसे क्या अकेलेपन से जन्मी कल्पना ने ही उसे असली दुनिया में एक रिश्ता दे दिया? क्या उसकी वो जादुई कला ने भले ही अनजाने में एक मिरेकल कर दिया? या ये सिर्फ एक सिंबल है? हाँ, हो सकता है कि जब हम अपनी कल्पना और डर का सामना करके उन्हें एक तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं, तभी असली दुनिया में कनेक्शन की गुंजाइश बनती है। तो इस चित्रकार का सफर देखें तो अकेलेपन से शुरू हुआ। हाँ, एक जादुई दरवाजे के जरिए अपनी दुनिया बनाने तक गया। फिर उस दुनिया में प्यार भी पाया और कैद भी महसूस की। फिर सच्चाई का सामना किया, सब कुछ नष्ट करने का दर्द सहा, और आखिर में एक उम्मीद की किरण दिखी, असली दुनिया में एक नए रिश्ते की उम्मीद। इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा टेकअवे क्या लगता है? मुझे लगता है सबसे बड़ा टेकअवे शायद यही है कि हमारी सोच, हमारे एहसास, वो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। इतने शक्तिशाली कि वो हमारे लिए हकीकत जैसी दुनिया बना दें। हर किसी के अंदर शायद एक चित्रकार छुपा है जो अपने मन का दरवाजा बना सकता है। हाँ, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, अपनी यादों से। लेकिन उस दरवाजे के पीछे क्या है, ये उसी व्यक्ति पर निर्भर करता है। ये बात तो सच में सोचने वाली है। अगर किसी के अंदर का दरवाजा खुले तो वो कहाँ ले जाएगा? ख्वाहिशों की पूर्ति वाली दुनिया में, जैसा पेंटर ने शुरू में चाहा था, या फिर डर और अधूरेपन की दुनिया में, जैसा उसे बाद में दूसरों के दरवाजों में दिखा। सही। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं शायद, ये कहानी हकीकत और कल्पना के बीच की लकीर को कितना धुंधला कर देती है ना? हाँ, बिल्कुल। अगर हमारी कल्पना में इतनी ताकत है कि वो हमारे लिए एक पूरी दुनिया बना सकती है, भले ही वो सिर्फ हमारे मन के अंदर ही हो, तो इसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? जिम्मेदारी? हाँ। क्या अकेलेपन से जन्मी रचना भी असलियत में जोड़ सकती है, जैसे पेंटर के साथ आखिर में शायद हुआ? या ये सिर्फ अपने ही मन की गहराइयों में खो जाने का एक खतरा है? बिल्कुल। और इसके जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होंगे, उनकी अपनी जिंदगी, उनके अपने तजुर्बों के आधार पर।